अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्नाव में हूँ अली सरवर। 9 जून को बजट पेश किया जाएगा और हर बार बजट पेश किया जाता है तो कहा जाता है जी आवाम दोस्त बजट है या नहीं है। इस पर हम बात करेंगे आज के बजट पेश किया जा रहा है, आवाम को किस हद तक इस हुकूमत में सकत मौजूद है कि ये आवाम को रिलीफ दे सकें और किन शोबाजात में तरक्की मज़ीद हो सकती है, बजट किस शोबे के लिए कितना मख्तस किया जाएगा और जो पिछली हुकूमतें गलतियां करती आ रही हैं क्या ये हुकूमत भी, चूँकि इस हुकूमत का भी ये आखिरी बजट होगा, उसके बाद ज़ाहिर इंतखाबात हैं और जो फिर हुकूमत आएगी तो नेक्स्ट ईयर वो बजट पेश करेगी। इस पर हम बात कर रहे हैं। ज़िशान मर्चेंट साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ पाकिस्तान का नाम है। बहुत शुक्रिया ज़िशान मर्चेंट साहब। क्या कहेंगे कि हम सबसे पहले हर बार यही कहते हैं कि जी अवाम दोस्त बजट होना चाहिए। सर, अवाम दोस्त बजट की निशानी क्या है? आवाम दोस्त बजट की निशानी ये है कि जहाँ पे गरीब आदमी को जो है थोड़ा सा सुकून मिल सके। आवाम दोस्त बजट की निशानी ये है कि जहाँ पे एक बिजनेस को जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उसकी जो है कम हो। आवाम दोस्त बजट की निशानी ये है कि जो एक तनख्वाहदार आदमी है उसको जो है थोड़ा सा उसकी कुव्वत खरीद में इजाफा हो। आवाम दोस्त बजट ये है कि मुल्क में जो है आप ऐसे इकदाम करें कि जिससे जो है इन्वेस्टमेंट आए और आपको खुशहाली मिले। आवाम दोस्त बजट ये है कि जहाँ पे ऐसे आप इकदाम दें जिससे जो है लोगों को जॉब्स मिले। तो मैं समझता हूँ मेरे आवाम दोस्त बजट ये होता है कि जहाँ पे मसले हैं, चाहे वो गरीब आवाम है या आप समझे कि जो है आपको दूसरा तबका है, हर एक को जो है कोई ना कोई ऐसी चीज मिले कि जिससे उसकी जिंदगी या जो उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग है या उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो। इसको मैं मानता हूं कि ये अवाम दोस्त बजट होता है। अच्छा ज़िशान साहब, अब जो बजट पेश किया जाना है इस हुकूमत का, लगता है आपको कि ये जो तमाम चीज़ें आपने बताई आवाम दोस्त बजट की, ये हुकूमत इन पे पूरी उतरेगी? क्या इस काबिल है इस वक्त हुकूमत? क्योंकि हुकूमत के भी ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि जहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम है वहाँ माशी अदम इस्तेहकाम भी मौजूद है। तो आपको किस हद तक लगता है सर कि इस हुकूमत के पास ज़राए मौजूद हैं ऐसे कि आवाम दोस्त बजट भी पेश कर सके? देखिए, आज आपने रिपोर्ट कार्ड तो देख ही लिया है। जी जी, हर चीज माइनस है, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी तबका हो, वहां माइनस है। प्लस तो कहीं भी नहीं है। बिल्कुल। फिर आप ये कहते हैं आपने जो अहदाफ रखे हैं जो अगले साल के लिए कि आप 9,200 अरब का टैक्स कलेक्ट करेंगे, जो पिछले साल के यानी जो अब जो साल खत्म हो रहा है उससे 25% ज्यादा है। तो आपने कलेक्ट किया 6,000 अरब किया, तो आपको इस महीने में 1,700 अरब आपकी मईशत जो है वो जीरो पे है। आपके बिजनेसेस जो है वो बंद हो रहे हैं, आपकी मिलें जो है वो बंद हो रही हैं, लोगों की जो है वो नौकरियां जा रही हैं। इन्फ्लेशन जो है वो इस हिसाब से बढ़ गया है कि उसका कुछ पता ही नहीं है। इंटरेस्ट रेट जो है वो हाईएस्ट एवर लेवल्स पे है। तो मुझे तो नहीं पता कि अच्छा, कैसे आवाम दोस्त बजट आएगा। नहीं तो ये मुझे तो नहीं पता कि कैसे लोगों की जिंदगियां बेहतर होंगी। बिल्कुल तो सही है। आगे तो बड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा, लेकिन ये 9,200 अरब का जो चाहते हैं टैक्स कलेक्शन हो जाए, जी जी और ये ज़ाहिर है मुमकिन तो नज़र बाहिर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जी हम जी बार बार ये बात भी करते हैं मर्चेंट साहब के ख़ासतौर पे टैक्स नेट की तादाद बढ़ाई जाए लोगों की। हमारे यहाँ अगर जी 24-25 करोड़ अफराद का ये मुल्क है और 12 जी करोड़ से ज़ायद वोटर्स मौजूद हैं, लेकिन टैक्स देने वाले 29-30 लाख सिर्फ लोग हैं। जी जी। देखिए, मसला सबसे बड़ा मुल्क का क्या है? मसला इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा ये है कि आपने टैक्स रेट की बात की। आप जितना टैक्स रेट जो है वो बढ़ाएंगे उतनी टैक्स की चोरी होगी, उतना लोग आपके सिस्टम से भागेंगे। आपने बात की है 29 लाख, इस साल जो अभी तक जो रिटर्न फाइल हो चुके हैं वो तकरीबन 35 से 36 लाख है। लेकिन इन 35 से 36 लाख का अगर आप एनालिसिस करते हैं तो 4 से 5 लाख जो है वो जीरो रिटर्न है, जीरो रिटर्न फाइल है। फिर इसके बाद जो है तकरीबन 16 लाख के करीब जो है वो टैक्स सैलरी टैक्स पेयर है, जिसको मैं ऑनेस्ट पोस्ट टैक्स पेयर कहता हूँ। फिर उसके बाद बिजनेसेस, फिर मल्टीनेशनल कंपनीज। तो आप अगर इसका ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको पता ये चलता है कि जी आपके मुल्क में जो 80% लोग जो 80% जो टैक्स आता है वो तकरीबन कोई 1,000 कंपनियों से आता है, और बाकी 20% जो टैक्स है
वो 35,99,000 लोगों से आता है। तो आपके सामने डिस्पैरिटी तो आपके सामने है कि हम एम क्या कर रहे हैं और हम हासिल क्या कर रहे हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है मुल्क का वो ये है कि आपको जो है टैक्स नेट तो बढ़ाना है, लेकिन वो टैक्स नेट बढ़ेगा कैसे? क्या जो इस वक्त आपका जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आप हैं जो रीजन में, क्या उस बेसिस पे आपका टैक्स नेट बढ़ सकता है? कभी भी आपका टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितना आप टैक्स नेट को ज्यादा करेंगे, टैक्स रेट को ज्यादा करेंगे, उतना टैक्स की चोरी होगी। तो इसको रोकने के लिए ज्यादा होगा उसकी, आप टैक्स रेट को कम कीजिए, आप फिक्स टैक्स रेट पे चले जाइए। भाई आपने सारे तजुर्बात तो कर ही है ना 70 साल में। आपने टैक्स रेट भी बढ़ा के देख लिया, आपने सेल्स टैक्स रेट भी बढ़ा के देख लिया, आपने जो है इन्फोर्समेंट भी करके देख ली। अब आपके पास मसला क्या है कि आप अगर ये सारी चीजें फेल हो गए तो एक दफा फ्लैट रेट करके देखिए, 10% टैक्स लगा के देखिए और सबको टैक्स लगा दीजिए। जो 100 रुपए कमा रहा है वो 10 रुपए टैक्स दे, जो 10 रुपए कमा रहा है वो 1 रुपया टैक्स दे। किसी को टैक्स की छूट ना दीजिए। टैक्स सिवाय जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं आप सबको टैक्स लगाइए। अच्छा सर, बड़ी बड़ी हम देखते हैं सनतें जैसे बहुत सारे मैं नाम गिनवा सकता हूँ, वो चाहे सिगरेट है, रियल इस्टेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर टैक्स चोरी हो रहा है और कहा जाता है तकरीबन 900 अरब का टैक्स चोरी होता है। तो इनसे क्यों नहीं लिया जा सकता, ये पकड़े क्यों नहीं जा सकते? लेकिन गवर्नमेंट की रेट होनी चाहिए ना जनाब। अगर मैं और आप तो तकलीफ को बहुत देर तक कर सकते हैं, बहस भी बहुत देर तक कर सकते हैं और हम आप किसी नतीजे भी पहुंचेंगे हाँ जी 900 अरब चोरी हो रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये 900 अरब चोरी हो रहा है तो ये पकड़ा क्यों नहीं जा रहा आज तक? इसमें से मेजर 500 अरब जो है वो रियल एस्टेट को है। बिल्कुल। रियल एस्टेट के अलावा जो है टोबैको सेक्टर है, टोबैको सेक्टर चाय है, टोबैको है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। ये तमाम वो सेक्टर है जो ऑलरेडी टैक्स पे कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक कर रहे हैं सब, लेकिन इनकी जो है कंट्रीब्यूशन फिर भी कम है। सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले तो विल ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए। जब तक विल ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होगी तब तक ये चीज जो है ये सेट नहीं हो सकती। इसके बाद अगर आप बात करें तो मैं ये समझता हूं कि आपको टैक्स रेट्स को कम करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स नेट में लेना पड़ेगा, रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लेना पड़ेगा। ये वो अनटैप्ड मार्केट है कि जहां पे इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो बेबस है, क्योंकि ये तमाम रिटेल सेक्टर आपका वोटर है, तो इसलिए आप उससे टैक्स नहीं लेते। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के हवाले से तो जाहिर है एग्रीकल्चर लैंड है हमारा मुल्क और सर हम बार बार बात भी करते हैं, लेकिन जाहिर है टैक्स को लाने को हम तैयार नहीं है क्योंकि जागीरदाराना सिस्टम यहाँ मौजूद है। हमारे पड़ोसी मुल्क ने, इंडिया ने ख़त्म कर दिया था 49 में, हम आज तक ख़त्म नहीं कर सके। तो उसके हवाले से जब भी बात की जाती है तो फिर आप जानते हैं पूरे मुल्क में आवाज़ उठना शुरू हो जाती है और फिर बात ख़त्म कर देते हैं। देखिए मुल्क बचा लीजिए आप, या तो फिर जागीरदारों को बचा लीजिए। बिल्कुल, आपने दो में से किसी एक को बचाना है। ये नहीं हो सकता कि आप सबको बचा लें। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुल्क आपके लिए अजीज है या जागीरदार आपके लिए अजीज है। ये डिसाइड कर लीजिए और फिर फैसला कर लीजिए। फैसला तो बड़ा आसान है, मुल्क अजीज होना चाहिए क्योंकि मुल्क है तो हमें। बिल्कुल, सबसे पहले पाकिस्तान है। मुल्क होगा तो सब कमा लेंगे। बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन ये कि क्या हम इस चीज के लिए रेडी हैं? क्या ये गवर्नमेंट कोई भी सीरियस नजर आती है आपको? ये बहुत बड़ा सवाल है और जब तक इसका जवाब हम हासिल नहीं करेंगे जो हमारे लोग अरबाब इख्तियार में बैठे हैं उनसे, तब तक मैं और आप तो डिबेट जितनी भी कर लें उस डिबेट का हासिल कुछ नहीं होना। अच्छा जिशान भाई, ये थोड़ा सा बताइए कि क्योंकि इस गवर्नमेंट का भी जाहिर मुद्दत पूरी हो जाएगी अगस्त 12 या 13 अगस्त को, तो लास्ट बजट है और कहा जा रहा है क्योंकि उसके बाद इलेक्शन की तरफ भी जाना है। अगर इलेक्शन होते हैं तो इस गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो आवाम को रिलीफ दे के ही जाएगी, जाहिर है, वरना जाहिर है इलेक्शन में आप जाते हैं तो फिर क्या बताएंगे, क्या कुछ कर आए 14-15 माह में आप। तो आपको लगता है कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जहाँ ये दे सकते हैं रिलीफ आवाम को? कोई भी रिलीफ मिलेगा क्योंकि कैश 32 है। आपको IMF के प्रोग्राम में जाना है तो IMF तो आपको जरा सा हिलने भी नहीं देगा, तो आप ये भूल जाइए कि आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। हाँ ये कर सकते हैं कि आई वॉश जो हम हमेशा से करते आए हैं, हम विंडो ड्रेसिंग करा लें, फिर अगली गवर्नमेंट आगे भुगतती रहे, फिर वो बजटें डाल लेती रहे। जैसे हर दौर में हम देखते हैं कि एक गवर्नमेंट जाते हैं और ऐसा बजट देती है कि वो सारी दूध की नदियां बहा देती है और पाकिस्तान में सिर्फ दूध ही दूध नजर आ रहा होता है। फिर जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो फिर पता चलता है कि ये तो दूध नहीं था भैया, ये तो पानी भी सही नहीं था। फिर वो जो है वो अपने इकदाम करती है। तो देखिए मैं अभी दूसरे भी एक चैनल पे बात कर रहा था, हमें अब सच बोलना होगा अपने आप से, अपने लोगों से, और सच बोल के
हम दो चीजें हासिल कर लेंगे। एक, हम जब सच बोलेंगे तो हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरा, जब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो हम उसका तदारुक करेंगे। इसी में पाकिस्तान की बका है। हमें वो मेजर्स लेने बहुत जरूरी है कि जिससे जो है, आप जब टैक्स बेस की बात करते हैं, टैक्स रेट को कम करना पड़ेगा लाजमी। हम 18% सेल्स टैक्स पे जो है हम नहीं चल सकते। हम जो है 35% इनकम टैक्स पे हम नहीं चल सकते। इन चीजों को दुरुस्त करना लाजमी होगा, वरना जो है हम सिर्फ कंप्लेन ही करते रह जाएंगे एक दूसरे के साथ। और मुल्क जो है, अल्लाह ना करे, जो है वो दिवाली की तरफ बढ़ ही चुका है। मुल्क में ऐसे कोई ना हो कि जैसे अब 9 लाख लोग चले गए पाकिस्तान से बाहर, ऐसा ना हो कि हम सब जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो एक पहले किसी जमाने में हम मजाकन कहते थे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान से जिंदाबाद। ये नहीं होना चाहिए। आपका मुल्क है तो सब कुछ है, मुल्क रहेगा तो हम भी रहेंगे। हम अगर आज थोड़ी सी मुश्किल फैसले करेंगे तो कल हम अच्छी चीजों में भी आ जाएंगे। लेकिन अगेन, will of the government, reduction in tax rate, reduction in interest rates, boosting of IT sector and import substitution, ये 5 चीजें मेरे जहन में हैं। अगर हमने इस पे काम आज शुरू कर लिया तो मैं समझता हूं कि हमारा आने वाला कल और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, शायद हमसे वो शिकवा ना करें कि इतने कर्जों के नीचे दबा के चले गए हमें कि हमारी नस्लें भी जो है वो कर्ज ही वापस करती रह जाएंगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप ज़िशान मर्चेंट साहब। अच्छा, दूसरी बात में इसलिए मैंने कहा क्योंकि हुकूमत की जानिब से वज़ीर पेट्रोलियम है मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने भी ये कहा कि जी रशिया से तेल आ रहा है तो पेट्रोल मसनूआत कीमतें नीचे आ जाएंगी, डॉलर को हम कंट्रोल कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, मलिक बोस्तान को बार बार सुनाते हैं वो हमें लाके कि जी फॉरेक्स के जो सदर हैं उनका कि जनाब डे डिफ़ॉल्ट की खबरें दुश्मन फैला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे बता दिए 315 रुपए में भी अगर डॉलर मिल रहा है तो मैं बायर हूँ भाई सर। यानी 285 रुपए ऑफिशियल रेट है, 303 रुपए ओपन मार्केट का रेट है, मैं 315 में बायर हूँ। अंदाजा करें। और वो आज डार साहब ने तो ये कहा कि जी ब्लूमबर्ग ने कहा है पाकिस्तान में ऑफिशियली तो 244 के करीब है डॉलर। भाई उनसे कहें कि कर दे फिर यार, अगर 244 है तो कर दें खुदारा, हमें थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आज ऑयल जो है $70 है। कमोडिटीज जो हम इंपोर्ट कर रहे थे आज से पहले वो आज 40% नीचे है। फ्रेट आज जो है 80% नीचे है। तो गरीब आवाम को फायदा दे तो भाई, अगर $244 का $240 का $1 खुदारा ये प्लीज पास कर दें। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से आपके प्रोग्राम के वसाकत से मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ कि अगर $244 का डॉलर है जो कि ब्लूमबर्ग में कहा वो उसे मान रहे हैं तो प्लीज कर दीजिए। मैं तो यही कहूंगा। तो अच्छा, लोगों को इंपोर्ट खोल दीजिए ताकि मुल्क में पैसे आए, मुल्क में चीजें आए, लोगों को जो शॉर्टेज का सामना है वो पूरा हो जाए। तो आप ये कह रहे हैं सादा अल्फाज में ज़िशान मर्चेंट साहब के बजट जो होगा उसमें हुकूमत इस पोजीशन में है ही नहीं कि आवाम दोष बजट पेश कर सके, बल्कि आवाम दोष बजट की भी बात छोड़ दें, 2-4-6 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकती है या कुछ कीमतें कम हो सकती हैं, तो आप कह रहे हैं वो ऐसा भी नहीं है? मुझे लगता नहीं है। मुझे आने वाले 1-2 साल बहुत मुश्किल लगता है। तो IMF के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है निकलने का? कोई हल नहीं है जनाब हमारे पास। हाँ, अनलेस एंड अनटिल हम अपने ऊपर इन्हिसार करें, अनलेस एंड अनटिल हम ये फैसला कर लें कि जब हम कमर को कस लें, और वो जो हम बचपन में हम नज़म पढ़ा करते थे, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, हमें मेरे ख्याल से इस चीज़ की ज़रूरत है। इस चीज़ की ज़रूरत है जी, इसके बगैर नहीं निकला जा सकता। बहुत शुक्रिया ज़िशान मर्चेंट, बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने। और ख़ास तौर पर ज़िशान मर्चेंट साहब ने जो बात की टैक्स नेट के हवाले से कि टैक्स रेट भी कम करना पड़ेगा और टैक्स नेट में लोगों को लाना भी पड़ेगा। और ख़ास तौर पर ये तो बहुत अरसे से एक बहस जारी है कि जी एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हमारा, उनको टैक्स नेट में लाना पड़ेगा आपको। लेकिन ज़ाहिर है इस पर जब भी बात की जाती है खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। और आवाम दोस्त बजट होगा या नहीं होगा, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। और जिस तरह कहा ज़िशान मर्चेंट साहब ने कि हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि आवाम दोस्त बजट इस वक्त पेश कर सके ये हुकूमत, क्योंकि इस हुकूमत से अगर हम बात करते हैं, उज़्मा कारदार साहिबा मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है नून लीग की। बहुत शुक्रिया उज़्मा कारदार साहिबा। क्या कहेंगी कि अब बजट आ रहा है लेकिन आवाम दोस्त बजट बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं इसमें पेश किया जाना। आपकी आवाज़ कट रही है जी उज़्मा कारदार साहिबा, आवाज़ आ रही है आपको? जी अब आ रही है। अच्छा उज़्मा जी, ये बजट आ रहा है, मैंने कहा कोई आवाम दोस्त बजट की हमेशा बात की जाती है, तो इस वक्त गवर्नमेंट इस पोजीशन में है आवाम दोस्त बजट पेश करें? गवर्नमेंट इस पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने तहैया किया है कि हमने आवाम को जिस भी तरीके से करना है, हमने आवाम को रिलीफ देना है।
चाहे हमें अपने सारे खर्चे कम करने पड़े, अपना सबका पेट काटना पड़े, लेकिन अवाम को हमने रिलीफ देना है। आपने देखा है कि वो तनख्वाहदार जो तबका है उसके लिए भी वो 25% इंक्रीज हो रही है, पेंशनर्स के लिए भी इंक्रीज हो रही है। फिर आपने देखा है कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट है उसके लिए तकरीबन 430 अरब मुफ्त किए गए हैं। तो इस तरह से जो कमजोर तबके के लिए जो राहत है वो यकीनी बनाई जा रही है। टैक्स तो इतने ज्यादा नहीं लग रहे हैं, वही जो लग्जरी आइटम्स है उन पे ज्यादा लग रहे हैं। अब सोलर एनर्जी पे सारे टैक्सेस जो है वो खत्म कर रहे हैं ताकि उसको फरोग मिले और लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी तरफ जाएं। एनर्जी का आपको पता है हमें बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान में। तो अभी पीछे जो ऑयल की कीमतें कम हुई, इसी तरह से पेट्रोल की 2 दफा कीमतें कम हुई। तो अभी जो रशिया से जो 1 लाख टन का अब आ रहा है हमारा ऑयल, उससे मजीद हमें थोड़ी गुंजाइश मिलेगी हुकूमत को कि हम थोड़ा सा रिलीफ लोगों तक और पहुंचाएं। प्रॉब्लम ये होता है कि देखें पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है तो हर चीज की कीमत साथ ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन हमारे जब नीचे करते हैं पेट्रोल तो लोग जो हैं अपनी कीमतें नीचे लेके आते। तो हमारी अपनी भी तो खसलत जो है वो इस तरह की है कि हम गजीरा अंदोजी में और मुनाफापुरी में हम तो कमाल महाशेर है ना। तो ये हम सारों को महसूल कौम बैठ के सोचना पड़ेगा। देखिए हमारे मुल्क में जो लोग कहते हैं ना कि अवाम पिस गए महंगाई में, बात सारी ये है कि पाकिस्तान में लोग अमीर हैं, हुकूमत गरीब है, क्योंकि टैक्स कोई नहीं देना पसंद करता। यहाँ पे 22-23 करोड़ की आबादी है और टोटल आपका 17-18 लाख का जो है वो लोग टैक्स देते हैं। तो कैसे हुकूमत का कारोबार चल सकता है उसमें? अच्छा, तो मार्केट में चले जाएं आप, किसी दुकानों में रेस्टोरेंट में चले जाएं, हर को मिलेगी। तो लोगों के पास तो है ना पैसा, लेकिन वो बस अपने अपने तक को रखते हैं। वो तो कहाँ से आ रहा है लोगों के पास? देखिए तो हुकूमती इकदामात भी नहीं है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, कारोबार है नहीं, तो फिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है लोगों के पास? और हुकूमत गरीब क्यों है? टैक्स तो इतना वसूल किया जाता है आवाम से बेशबहा। नहीं, टैक्स आप देखें ना, टैक्स बिल्कुल हमारा ब्रॉड बेस्ड नहीं है। टैक्स जो है ना वो हमारा लेवी थ्रू ज्यादा आता है और वो बहुत एक फॉल्टी सिस्टम है। वो ऐसा टैक्स का सिस्टम है कि अमीर और गरीब को एक माचिस की डब्बी जब खरीदते हैं तो बराबर टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि वो लेवी टैक्स है, वो सेल्स टैक्स हो जाता है जो लगा होता है। तो इसलिए असल में जो है ना टैक्स हमारे ताजर बरादरी, हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो है, हमारे बाकी जो लैंडेड एग्रीकल्चर में जो लैंडेड कम्युनिटी है, उन सारों को टैक्स देना बहुत जरूरी है। लेकिन जिसमें उस्मा साहिबा जी को टैक्स देना बहुत जरूरी है, चूँकि अभी जो हवाले से खबरें आ रही हैं, जो गुज़िश्ता अगले बल्कि कल जो टैक्स बजट पेश किया जाएगा उसमें कहा जा रहा है 9,200 अरब टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है। तो ये 9,200 अरब अगर आपने इकट्ठा करना है तो इस कहाँ से इकट्ठा होगा? नए ज़ाहिर आपको फिर लगाने पड़ेंगे नए टैक्सेस। ये देखिए ना, ये सारी ये जो हमारे ऊपर जो मुसीबत है ये IMF की नाज़िलशुदा है, क्योंकि IMF ने कहा है कि ना, बल्कि उन्होंने तो 9,500 का हदफ दिया है। तो हम लोगों ने फिर उसको थोड़ा सा नीचे किया है, क्योंकि हमारी टैक्स का जो हमारा सिस्टम है वो तो उसको बहुत सख्त रिफॉर्म की जरूरत है। टैक्सेस लोग नहीं देते हमारे। अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए जो थोड़ा बहुत टैक्स लगाया है हुकूमत ने, वो लग्जरी आइटम्स पे ज्यादा लगाया है, और ताकि हमारा इम्पोर्ट बिल जो है वो नीचे जाए। वहाँ पे हमारे डॉलर जो है, वहाँ पे हमारा डिफिसिट जो है डिफिसिट बहुत ज्यादा है, तो उसको क्लोज करना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है, ऐसी सियासी सूरत हाल में बजट पेश किया जा रहा है और ये गालबन आखिरी बजट इस गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि फिर मुद्दत पूरी हो जाएगी 12-13 अगस्त को, तो आपकी पूरी कोशिश गवर्नमेंट की, बज़ाहिर हमें तो ये लगता है कि कोशिश होगी कि आवाम को किसी हद तक रिलीफ दे के जाएँ, क्योंकि अगर आप 14-15 माह हुकूमत करने के बाद आवाम के दरमियान जाते हैं तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होनी चाहिए जो बता सकें कि हमने जी कि देखिए जी आपके लिए ये किया इन 15-16 माह में। बिल्कुल जी, आपको पता है मियां नवाज शरीफ जो है वो सबसे ज्यादा अवामी चीज है कि हमने अवाम को क्या रिलीज दिया है, हमने उनको उनकी जिंदगी में कितना से हम बेहतरी ला सकते हैं। आपको पता है कि ये सारा जो मलबा गिरा था इस हुकूमत से, वो इसलिए गिरा था क्योंकि खान साहब IMF के साथ कॉन्टेक्ट करके बात हुए थे
और फिर उसके बाद नाक से लकीरें निकलवा रहा है IMF हुकूमत से। अभी तक उसने वो जो है उसको किया, और अभी तो हुकूमत ने राज साहब ने कहा कि ऐसी भी जैसी नहीं भी करते तो हम अपना इसीलिए अब आप डाइवर्ट करके हम रशिया से ऑयल मंगवा रहे हैं, अब हम ईरान से बिजली मंगवा रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें जो हैं आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला अगर आप के हालात जो बेहतर होंगे, कि खान साहब ने तो टिकने नहीं दिया ना किसी को, फ्रीडम ही नहीं दिया, सांस ही नहीं लेने दिया ना। तो इकोनॉमी तो तब स्टेबल होती है ना अगर सियासी हालात आपके थोड़े स्टेबल हो जाए। तो अब इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हालात की तरफ जाएंगे। अच्छा, खान साहब को तो खान साहब ने सांस लेने नहीं दिया और अब हुकूमत कहा जाता है खान साहब को सांस लेने नहीं दे रही। लेकिन खान साहब ने तो अपने गाँव में किसी को मारी मारी है ना। अभी सियासी जद्दोजहद को सियासी रखते, क्या जरूरत था कि उसको इंतशार की तरफ ले जाए, क्या जरूरत था उसे फसाद बर्पा करे, क्या जरूरत था उसे अटैक करवाए। कोई रियासत से बड़ा तो नहीं होता ना। बिल्कुल, अपनी अनाज की भेंट चढ़ गए हैं, वो तो अपनी कौम परस्ती की भेंट चढ़ गए हैं। जो खान साहब के लिए अब आप समझ रही हैं, क्योंकि आप भी ज़ाहिर बड़े करीब रही हैं, तो बचने का रास्ता कोई नहीं है। वो बंद गली में खुद लेके गए अपने आप को। वो कोई और कसूरवार नहीं है, वो खुद कसूरवार है। एक साल से उन्होंने तमाम अदारों के खिलाफ वो हाथ खुला हुआ है, लोगों को उठा रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। आपकी जो मुहाफिज है, आपकी जो फौज है, उसको इंटरनेशनली इंडिया में शादियाने बज रहे हैं। किसी जो 75 साल में नहीं कर सके लोग खाने वहां को खड़ा करते हैं फौज के सामने। तो ये क्या तरीका है? कौन अटैक करता है GHQ, कौन अटैक करता है एयर बेसिस को, कौन अटैक करता है शोधा की यादगारों को? ये कौन सी इंसानियत है? कहाँ का कानून है? कहाँ का आईन है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है। और हैरानगी इस बात पर है कि अलकादर ट्रस्ट करप्शन के हवाले से केस था जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया, और आप हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाज करते समझ में आता, आपने अस्करी तनसीबात पर हम आपके कारकुनान के जरिए हमला करा दिया। बिल्कुल, देखें ये तो उनके ओपन एंड शट केसेस हैं, क्योंकि जिस करप्शन के खिलाफ लोगों को उन्होंने कहा था मैं निकला हूँ, वो सबसे ज्यादा करप्शन उन्होंने खुद की है, उनकी बेगम ने खुद की है, उनके इर्द गिर्द वालों ने की है। अच्छा, उनकी बेगम, देखिए उस्मा साहब, आप चूँकि उनकी बेगम के साथ भी बड़ी क्लोज थी, लेकिन उनकी बेगम का नाम आता है तो कहा जाता है खान साहब की जानिब से कि जी उनका तो ताल्लुक नहीं था हुकूमत से, तो फिर उन्होंने कैसे करप्शन कर ली? देखिए, नंबर वन तो मैं बिल्कुल नहीं, तो आज तक उनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई। अच्छा, ठीक है, लेकिन उनका आपने वो सुन लिया था कि जो उनकी जो क्लोज सिक्योर लाइफ की बड़ी गाला थी, वो सलाम बेटा जब हमारी करप्शन की बात हो तो फरा बेटी का तो वो गद्दारी से लिंक कर देना। ठीक है, फिर वो जो 5 कैपिटल की मूर्ति की बात हो रही थी, फिर अलकादर ट्रस्ट में ट्रस्टीज कौन है? आप डॉक्यूमेंट तो देखे ना, ट्रस्टीज में से बुशरा साहिबा है, इमरान खान है और वो फराग होगी। और फिर जितनी भी ये गुलजार किसका कैंडिडेट था? आप जानते थे गुलजार को? नहीं। चीफ मिनिस्टर कौन था? ये फराग होगी और गुजर, वो किसके बेस्ट फ्रेंड थी? मेरे साथ कभी आपने देखा नहीं, तो बुजदार ने इतनी करप्शन भी की उस जमाने में, तो बड़ा नाम आ रहा था। अब तो खामोशी छाई हुई है, कोई पकड़ने को तैयार नहीं है बुजदार को। नहीं, वो देखिए सारों के खिलाफ केसेस है, वो हर कोई जो है हिफाजती बेल के पीछे छुपा हुआ है, हर कोई जो है जमानतें लेके छुपा हुआ है, लेकिन कोई उनके वो खारिज तो नहीं हुए हैं। लेकिन खान साहब के बुशरा बीबी और खान साहब का तो कहा जाता है जी ताल्लुकात भी कोई अच्छे नहीं थे उस जमाने में, जिस जमाने में ये करप्शन की बात हो रही है। अब आखिरी जो हम सुनने में आई है, मैं सुन रही थी वो 19 किलो मिर्चें मंगवाई गई हैं, और उनको जो जिला के पता नहीं कौन सा पहले नहीं पूरा हुआ, कोई और अम्बियात शुरू कर देगी। यही तो सारी मुसीबत है कि इमरान खान। अच्छा, ये अभी शुरू हुआ है? जिस वक्त आप थी उस्मा साहिबा, जिस वक्त आप पार्टी में थी, उस वक्त भी ये कहानियां थी, मिर्चें और मुर्गियां और जो चील कव्वे और अमल और आदाद और फलां, ये सारी चीजें थी उस वक्त भी? देखिए, ये उस वक्त से ये किस्सा, और मुझे तो दंगी इसलिए गिराया गया था कि तुमने कहा क्यों कि उनके बाद ताकत है, तुमने जरूरत कैसी की कि तुम इस तरह की बात करो? ये तो विभाग करते आप उस वक्त भी था, लेकिन सारे जुटते थे क्योंकि आने को क्यों उड़ाया था? क्योंकि ये दूसरा मालिक के पास आई जहांगीर के खाने के नजदीक है, तो मैंने भी कहा नहीं, मैंने हमसे सुना है तो मेरी बीवी को कह रहे थे, तो हर कॉल को खुद रिकॉर्ड करवाते थे। जनाब
दरपर्दा जो है आपने देख लिया कि वो खाते खुले हुए थे, तोशे खाने के खाते खुले हुए थे, दरियों के और अलकाबे ट्रस्ट के और दूसरों के, और पता नहीं क्या 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 चीजें वो होगन करके गई हैं। और बेनिफिशरीज कौन है? उनका अपना खानदान, बेंटले चलाते हैं उनके बेटे। कहाँ से है ये सारा? उनकी वेल्थ कहाँ से इतनी जनाब, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पहुंच गई? और कितना जनाब उन्होंने वो 300 गुना तो टैक्स बढ़ गई। ये कहाँ से आमदनी आई सारी, ये बता दो। और डिक्लेयर भी नहीं किया अपने एसेट्स को। हेलो जी उस्मा साहिबा, मुझे तो आवाज़ आ रही है आपकी, मुझे तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन बात सारी ये कि ये सारा टैक्स का पैसा था, ये रियासत का पैसा था, और इनको अब इसका जवाब देना पड़ेगा। वो जो मर्जी कर लें। ये आपको सुना है तो आप जवाब मुझे तो बता रहा था बढ़ रही है अलकाबे ट्रस्ट में, ये तो अलग दिक्कत आता है, क्योंकि अब तो उनको कुछ और मिलने की उम्मीद रही नहीं है। तो के साथ कहीं और दान से और कर पड़ेगा, अब तो अलग दिक्कत जाता है। बहुत शुक्रिया उस्मा साहिबा आपका, अपने वक्त दिया हमें। जी गुफ्तगू आपने सुनी उस्मा कारदार साहिबा की, और वो कह रही हैं कि जनाब इस वक्त खान साहब चूँकि बंद गली में आ चुके हैं और उनका निकलना इससे बहुत ही मुश्किल होगा। और जो इस वक्त सारी सिचुएशन है, ख़ास तौर पर सियासी हवाले से कि हुकूमत जो बजट पेश कर रही है उसमें किस हद तक हुकूमत आवाम को रिलीफ दे सकती है या नहीं दे सकती, ये बड़ी अहम चीज़ है। और जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उन्होंने जो बात की कि इस वक्त बहुत अहम सूरत-ए-हाल है, 9200 अरब का टैक्स को कलेक्ट करना है इन्होंने, वो कैसे कलेक्शन होगी? क्योंकि एक तो टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा आपको, फिर नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, नए टैक्सेस लगाएंगे तो महंगाई का मज़ीद तूफ़ान आएगा। और उसके बाद हम हमेशा ही देखते आए हैं कि बजट पेश किया जाता है, उसके बाद फिर मिनी बजट पेश किए जाते हैं और इस तरह फिर पूरा किया जाता है, लेकिन आखिरी बजट होगा इस हुकूमत का। और देखते हैं इस हुकूमत में कितनी सख्त मौजूद है कि वो मज़ीद इस पर टैक्स, ख़ास तौर पर टैक्स नेट को बढ़ा भी सकती है, आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। ये बड़ी अहम सिचुएशन है। और चूँकि एग्रीकल्चर, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल लैंड के हवाले से, तो उस पर ज़्यादा टैक्स नहीं है, हमेशा ही कहते आए हैं कि जनाब इस पर टैक्स लगाना चाहिए। बिलाल डार साहब हमारे साथ मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया। बिलाल डार साहब क्या कहेंगे इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें बजट के फौरी बाद नज़र आ रहे हैं आपको इलेक्शन, या हुकूमत घर जाती हुई नज़र आ रही है, मुद्दत पूरी करेगी अगस्त तक? जी अभी तो मेरा ख्याल है फौरी इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि इलेक्शन टाइम पे तो मुश्किल दिखाई देती है, शायद इस साल इलेक्शन ना हो। तो मैं अभी तक अपनी उस स्टेटमेंट पे कायम हूँ। नहीं तो नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन 12 अगस्त को मुद्दत पूरी हो जाएगी तो फिर निगरान हुकूमत आप कह रहे हैं फिर लंबे अरसे के लिए होगी, 90 दिन में इलेक्शन ही कराएगी? देखिए अभी तो सिचुएशन ये है कि इसका फैसला होना है IMF के साथ मुआहिदा अगर होता है और IMF हमको, पाकिस्तान को $6 बिलियन का कर्ज मंजूर करता है और पहली किस्त में $3 अरब फौरी देने हैं इन्होंने, अगर ये मुआहिदा हो जाता है। तो अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो फिर कुछ इम्कानात हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो जाएं। अदरवाइज पाकिस्तान की माली पोजीशन अभी इस काबिल नहीं है कि वो फौरी इलेक्शन करवा सके, क्योंकि जब भी इलेक्शन होंगे अबूरी हुकूमतें आएंगी, पाकिस्तान का माली खसारा, माली जो फॉरेन रिजर्व हैं बहुत कम है, हम बड़ी मुश्किलों से डिफॉल्ट से बचे हैं और बड़े ही जैसे कह लें कि समझदारी के साथ हुकूमत ने एक एक कदम फूंक फूंक के रखा है और उसके नतीजे में हम डिफॉल्ट से भी बचे और हमने जो किस्त देनी थी IMF को कर्जों की अदायगी के लिए हम वो किस्त भी दे पाए। लेकिन अगर निगरान हुकूमत आती है तो अमूमन निगरान हुकूमत में ऐसे लोग होते हैं जो मुल्क संभालने के लिए उनको इतना तजुर्बा हासिल नहीं होता। तो उस सूरत हाल में अमूमन यही देखा गया है कि जब भी हुकूमतें कुछ छोड़ के जाता है तो ये मिसाल के तौर पे जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई तो उस वक्त फॉरेन रिजर्व जो थे वो 22-24 अरब डॉलर थे। लेकिन जब इमरान खान साहब को जब हुकूमत मिली 3-4 माह के इलेक्शन के बाद, तो वो कहते हैं कि खजाना खाली था और हमारे पास थोड़े से पैसे रह गए थे। तो और उन्होंने आते ही ये कहना शुरू कर दिया कि हम तो डिफॉल्ट होने वाले हैं, यही सूरत हाल माजी में भी हुई जब भी निगरान हुकूमतें आई हैं।
तो पाकिस्तान के पास जितना भी थोड़ा बहुत फॉरेन रिजर्व था उसकी बहुत तेजी से शॉर्टेज हुई, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाती जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स होती हैं, वो मैनेज नहीं कर पाती कि किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिल को किस तरह कंट्रोल करना है। तो उसके नतीजे में वो खजाना पे खाती आपको मिलता है। और अब तो सिचुएशन ऐसी है कि हम बिल्कुल डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े हैं। मेरा नहीं ख्याल के इलेक्शन होंगे, इसका वादिया एंड इंडिया मौलाना फजल रहमान अभी हाल ही में अपनी एक मीडिया टॉक में दे चुके हैं जब उनसे ये सवाल किया नहीं, ये डॉक्टर साहब ये बड़ी अहम चीज़ आप कह रहे हैं, लेकिन ये तो दुनिया में कहीं नहीं देखा कि जनाब आप ये कहें कि चूंकि मईशत हमारी बेहतर नहीं है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा सकते। यानी कि आप आइन से रूगर्दानी कर रहे हैं आइन की कि जी हुकूमत मुद्दत पूरी भी कर ले और फिर कहे जी हम इलेक्शन तो इसलिए नहीं करा सकते चूंकि पैसे नहीं है। पैसे सर थे क्या पाकिस्तान के पास? देखिए, आइन के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है, ये सहूलत मौजूद है कि आप अगर आपके माली बहरान है या मुल्क के अंदर कोई कुदरती बहुत बड़ी आफत आ गई है या आप खुदा न खास्ता हालत जंग में हैं, तो इन सिचुएशंस के अंदर आप इमरजेंसी लगा के इलेक्शंस को पोस्टपोन कर। तो यानी आप कह रहे हैं इमरजेंसी भी हुकूमत लगा सकती है? जी बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल ज़ेरे गौर है और ये लग सकती है। और क्योंकि जब अगर सिचुएशन ऐसी हुई तो इस वक्त हम हालत जंग में हैं। जो माली पोजीशन है उसमें तो हम, जो माली सूरत हाल है उसमें हम हालत जंग में बिल्कुल हैं। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता हम डिफॉल्ट करके तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान अपनी जो जरूरियात जिंदगी है उसका 70% तो से मंगवाता है। वो जो चीजें मंगवाता है तो सारी की सारी बंद हो जाएंगी और उसके बंद होने से यहाँ आपको एक डिस्प्रीन पैनाडोल की गोली मिलना मुश्किल हो सर खान साहब गए तो 18 अरब रुपया था, अब 18 अरब डॉलर आपके पास मौजूद थे। आज तादाद ज़ाहिर 10 अरब से भी नीचे आ गई है। अब अगर इलेक्शन से राय फरार सिर्फ इसलिए इख्तियार कर रहे हैं कि जी पैसे नहीं है, तो इस बात की तो ज़ाहिर गारंटी नहीं है कि अगले 6 माह में भी मजीद आप स्टेबल होंगे नहीं होंगे। देखिए, हो सकते हैं, आगे स्टेबल हो सकते हैं। देखिए, इमरान खान साहब गए थे, बेशक 10 अरब डॉलर की वो बात करते हैं, लेकिन आप देखना ये होता है कि आपने माहाना इम्पोर्ट बिल कितना देना है, जो मैंने पहले बात की है कि आपको माहाना कितने बिलियन डॉलर्स अदा करने हैं दुनिया को कि जो चीजें आप मंगवा रहे हैं। तो वो उसका इम्पोर्ट का हमारा बिल इतना ज्यादा है कि वो हम इसी वजह से डिफॉल्ट की तरफ चले गए हैं। तो सिचुएशन ये है कि जो दूसरा आपका सवाल का हिस्सा है तो उसका जवाब ये है कि देखें, इमरान खान, ये भी एक तल्ख हकीकत है कि इमरान खान साहब की वजह से पहले भी और अब भी चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट डिले हुआ। पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट 2014 में उनका विजिट 1 साल डिले हुआ, जिसकी वजह से सी पैक पे पैसे लेट आए, सी पैक का मुआवजा फाइनलाइज लेट हुआ। अभी चाइनीज प्रेसिडेंट आना चाहते थे, पिछले 7-8 माह से ये विजिट बार बार डिले हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है ड्यू टू पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी। यहाँ पे रोज धरने और गिलाओ मार्च, उस सिचुएशन की वजह से, सिक्योरिटी कंसर्न होने की वजह से चाइनीज प्रेसिडेंट पिछले 7-8 माह से नहीं आ पा रहे। इसी तरह वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके फिर आ रहे हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब का तकरीबन 15 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान, और वो भी इस सेम सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान नहीं आ सके। उन्होंने भी पोस्टपोन किया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान का विजिट। इसी तरह जो अभी आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े इनकलाबी इक़दाम उठाए हैं कि उन्होंने ईरान, अफगानिस्तान के साथ वाटर सिस्टम पे ट्रेड का जो एग्रीमेंट्स किए हैं। इसके साथ साथ भी एक चीज ध्यान में रखें कि अभी ईरान भी सी पैक का हिस्सा बनने वाला है, अभी अफगानिस्तान भी सी पैक का हिस्सा बनने वाला है, अभी रूस और सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं 10, 11, 12, वो सारी की सारी भी सी पैक का हिस्सा बनने जा रही है और यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आ रही है। अल्लाह करे जी ऐसा हो। डॉक्टर साहब अच्छी बात है ये तो दिल्ली दूरस्थ, लेकिन अल्लाह करे ऐसा हो। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ प्रोग्राम का चूँकि वक्त की किल्लत है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस हवाले से ज़रूर मैं बात करूँ कि जहांगीर तरीन ने नई जो सियासी जमात बनाई है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इसको किस तरह देख रहे हैं कि क्या मुस्तकबिल हो सकता है इस पार्टी का? क्योंकि कहा जा रहा है इलेक्टेबल्स इसमें शामिल हैं और ये पार्टी भी किंग्स पार्टी कहलाएगी, क्योंकि मुशर्रफ दौर में जिस तरह काफ लीग अचानक बनाई गई थी। आपको भी यही लगता है? जी बिल्कुल, ये किंग्स पार्टी उस तरह तो नहीं होगी कि जिसे कहा जाए कि वो कोई मेजोरिटी लेके कोई गवर्नमेंट बना लेगी, मुकामी असम्बली में कोई वो अक्सरियत ले लेगी या पंजाब में अक्सरियत ले लेगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर हो जाएगा कि आइंदा जो भी हुकूमत बनेगी उसमें
वो ये पार्टी उनकी जरूरत बन जाएगी और हो सकता है कि इनके बगैर हुकूमत बनाना मुश्किल हो जाए। क्योंकि देखें अभी ऑलरेडी राजा रियाज साहब की सूरत में अभी तो वो लोग अभी असेंबली में बैठे हैं जो राजा रियाज की सूरत में जिन्होंने इस पार्टी को भी ज्वाइन करना है। अभी उनके ऊपर एक इलेक्शन कमीशन के रूल्स की एक तलवार लटक रही है। अगर वो अभी इस पार्टी के में शमूलियत का ऐलान करते हैं तो वो डी-सीट हो सकते हैं। तो वो एक अच्छी खासी तादाद इलेक्टेबल्स की तो असेंबली के अंदर भी बैठी है नेशनल असेंबली में, पंजाब में भी उनका स्कोर अच्छा होगा। लेकिन इसके अलावा मैं नहीं देखता कि पंजाब में के अलावा वो कहीं कोई बड़ा किरदार अदा कर सके। अच्छा नहीं, ये जो आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये मैं खासतौर पर 2-3 नाम हैं जिनके हवाले से मैं चाहता हूं, क्योंकि हम यहाँ कराची में मौजूद हैं, अली जैदी साहब हैं, इमरान इस्माइल हैं, महमूद मौलवी हैं। ये पीटीआई के नाम पे, इमरान खान के नाम पे टिकट इनको दिया गया तो इनको वोट डाल दिए लोगों ने, जीत गए। अब इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम पे कराची में आपको लगता है इनको वोट दे देगा कोई? देखिए इनका जो स्लोगन है ना वो बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने बड़ा सोच समझ के, क्योंकि ये बड़े मंजे हुए प्लेयर हैं, जहांगीर तरीन साहब और इसमें अलीम खान साहब, ये सियासत के बड़े पुराने खिलाड़ी और समझदार खिलाड़ी हैं। इन्होंने बेसिकली देखिए वोट होता है, मिसाल पहले माजी में 2 तरह का पाकिस्तान के अंदर 3 तरह का वोट बैंक था। एक था पीपल्स पार्टी का वोट, एक था एंटी पीपल्स पार्टी वोट जो कि मुस्लिम लीग का वोट था। तीसरा वोट का हल्का था पाकिस्तान में मजहबी वोटर्स, मजहबी जमातों को देने वाले वोट। ऐसा ही। अच्छा, अब पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ एक नई जमात आई और उसने एक नया अपना वोट बैंक बनाया और वो एक नई जमात और नए लोगों को सामने लाए। और वो लोग जो पाकिस्तान में सियासत में हिस्सा नहीं लेते थे, घरों में बैठे हुए थे, यूथ थी वो नहीं इन्वॉल्व होती थी, या जो ऐसे लोग जो सियासत पर बात करना बुरा समझते थे कि टाइम जाया होता है, उन लोगों को इमरान खान साहब ने एंगेज किया और वो बहुत बड़ी तादाद में एक नया वोट बैंक तश्कील पाया। लेकिन अब मतलब इमरान खान का जो वोट था वो था, अब सिचुएशन चेंज हुई और इमरान खान का वोट बैंक एंटी नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग, एंटी पीपल्स पार्टी जरदारी, एंटी मौलाना फजल खान मजहबी जमातें। तो अब उन्होंने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया था। अभी जो जहांगीर तरीन साहब हैं, इनकी पार्टी ने जो स्लोगन दिया है या वो अभी तक जो बात लेके चल रहे हैं, तो यही कह रहे हैं कि हम पीडीएम के खिलाफ वोट इलेक्शन लड़ेंगे और हम नवाज शरीफ को वोट नहीं देंगे, हम जरदारी को वोट नहीं देंगे, हम मौलाना फजल रहमान को वोट नहीं देंगे। ये वही लाइन है जो इमरान खान की लाइन थी और इसी लाइन पे इमरान खान के सपोर्टर्स ने, वोटर्स ने पीटीआई को वोट दिया था और नून लीग पीपल्स पार्टी और जेयूआई को वोट नहीं किया था। तो इस स्लोगन के तहत ये लोग, जारी बात है, अब इमरान खान साहब की जो सियासी सिचुएशन है वो सियासत से मुझे तो बिल्कुल आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन जी इमरान खान का कहीं जिक्र नहीं होगा, तो लिहाजा जो उनका वोटर है तो जो एंटी पीडीएम है वो अब किसको वोट दे? उनके पास वाइट चॉइस बचेगी, वो यही पार्टी है तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान। नहीं, लेकिन इसमें डॉक्टर साहब देखिए, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हैं वो भी, और एक आम तासुर भी यही है, और ये कोई ओपन सीक्रेट है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कहा गया कि जी पीटीआई के 3 हिस्से होंगे, जिसमें एक हिस्सा पीपल्स पार्टी में चला जाएगा, एक जहांगीर तरीन साहब के पास चला जाएगा, एक हिस्सा पीटीआई ही रहेगी जिसकी क़यादत शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हों या परवेज़ इलाही साहब कर रहे हों, खान साहब नहीं होंगे, तो पीटीआई तो मौजूद होगी। देखिए वोट बैंक होता है, मिसाल के तौर पे आप शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन उनका मसला ये है कि वो क्राउड पुलर नहीं है। पीटीआई के अंदर इमरान खान के अलावा क्राउड पुलर को नहीं है जो आवाम को घरों से निकाल के किसी जलसे जुलूस पर रैली में लेके आए। सर ये तो ये इस्तेकाम पाकिस्तान में भी कोई ऐसा नाम नहीं जिसके नाम पे वोट पड़ जाए। बात आपकी ठीक है, दोनों तरफ अगर क्राउड पुलर नहीं होगा तो फिर देखना ये होगा कि इलेक्टेबल्स किसकी साइड पे ज्यादा है। तो फिर इलेक्टेबल्स जिसकी साइड पे ज्यादा होंगे वो पार्टी ज्यादा एज लेगी ना, कि अब अगर ज्यादातर इलेक्टेबल्स वो जो जिनकी खानदान, अच्छा ये डॉक्टर साहब बरादरियां हैं या जागीरें हैं या वो बिल्कुल, अच्छा डॉक्टर साहब ये मैं चाहता हूँ, सही कह रहे हैं आप, मैं जाते जाते मैंने कहा ये ज़रूर पूछूं आपसे कि फवाद चौधरी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि जी सियासत से ब्रेक लेना चाहता हूँ, महमूद मौलवी ने कहा मैं सियासत को खुदाफिज कह रहा हूँ, अली जैदी साहब ने भी कहा जी आज से सियासत छोड़ दी, अब मैंने ज़िंदगी भर नहीं करूँगा, इमरान इस्माइल ने भी कहा जी पीटीआई भी छोड़ दी और सियासत से भी लाताल्लुकी, और 4 दिन बाद ही ये फिर वहाँ बैठे हुए हैं, समझ नहीं आई बात। क्योंकि उनको समझा दिया गया, उन्हें नजर आ गया, उन्हें दिखा दिया गया, उन्हें बता दिया गया कि जिस तरह पीटीआई जिन कवोतों ने बनाई थी उन्हीं कवोतों ने इनको बड़ा वाक़ई पैगाम दे दिया कि हम ही ने तो पीटीआई बनाई थी और हम ही ने लोगों को तोड़ तोड़ के लाए थे, अब हम ही
और हम ही ने उनको 2018 के इलेक्शन में रिगिंग करके और आरटीएस सिस्टम को बिठा के, यानी कि आरटीएस सिस्टम बैठा नहीं था। मैं खुद इलेक्शन कवर कर रहा था इस्लामाबाद में, और उस रात इलेक्शन कमीशन में मेरा रास्ता हुआ कि आरटीएस क्यों बैठ गया। तो उन्होंने कहा हमारा आरटीएस नहीं बैठा, हमें तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तरफ से रिजल्ट ही मौसूल हो रहे थे, हम क्या करें, क्योंकि वो रिजल्ट कहीं और जा रहे थे। तो देखिए उन पूतों ने बड़ा वाजिया तौर पर बता दिया, अली जैदी को बीच और दीगर लोगों को, इमरान इस्माइल दीगर जो लोग तो फूट के आए हैं कि अब हमारा हाथ उठ गया। और अगर आप इमरान खान साहब की 3.5 साल की, 4.5 साल की हुकूमत देखें, हुकूमत बनाने से लेके हुकूमत चलाने तक आखिरी दिन तक, जब तक वो उनका हाथ सर पे रहा, इमरान खान साहब जीतते रहे, कामयाब होते रहे। इमरान खान साहब खुद अपने इंटरव्यूज में ये बता चुके हैं कि हम तो इतने मजबूर थे इदारों के कि हमें अगर कोई बिल पास करवाना होता था तो उसके लिए भी हमें इदारों को दुरुस्त है बिलाल डॉक्टर साहब, ये बात दुरुस्त है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, ये बात तो दुरुस्त है और ये सारे लोग जिनके नाम मैंने गिनवाए इन सबको भी मालूम था हम कैसे जीत कर आए, किस वजह से जीत कर आए, लेकिन 4 दिन में ही फैसला कर लिया। मतलब सियासत छोड़ रहे थे तो 2-4 महीने सोचता है आदमी कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। एक नई जमात बनी, फौरी तौर पे वहाँ ज्वाइन कर लिया, तो ये भी तो फिर एक सवाल निशान तो रहेगा इन तमाम लोगों पर। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये वही चेहरे हैं। इनसे पहले इनके कोई बड़ा भाई था या इनके वालिद थे या इनके दादा थे या इनके परदादा थे, ये वही लोग हैं जो एक खास एस्टेब्लिशमेंट का हल्का है। ये कभी नॉन लीग में रहे, कभी पीपल्स पार्टी में रहे, फिर पीपल्स पार्टी में, फिर नॉन लीग में, अभी फिर ये पीटीआई में आ गए। अब इन्होंने पीटीआई छोड़ के एक अलग जमात बना ली है। अब ये कुछ इनमें से वापस पीपल्स पार्टी में भी जा रहे हैं, कुछ काफ लीग में भी जा रहे हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर, इन हालात के अंदर, ये मतलब ये लोग ये किसी के नहीं है, ठीक है। ये लोग हर रोज अपनी पार्टी भी बदलते हैं और मफाद के हैं, यानी मफाद परस्ती वाली बात अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं तो दुरुस्त है। देखिए मफाद परस्ती, उनकी सियासत चलती ही इन्हीं कुव्वतों के बलबूते पे है, और इन कुव्वतों के बलबूते पे अगर वो ना चले तो शायद ये भी इलेक्शन ना जीत सकें, ठीक है। तो अब उनको भी अंदाजा है कि अगर हमने इलेक्शन जीतना है, लड़ना है, अगर आगे हमने चलना है तो हमें इन्हीं के सहारे चलना होगा। तो यानी कि इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं, जारी बात है, इनकी बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, इनके बड़े सबूत पड़े हुए हैं। अब ये उस तरह से अपना फैसला नहीं चाहते। असल बात ये है कि आपके सामने था कि जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत रही है, नैब के अंदर जो केस बनाए गए, केस भी नहीं बने, गलियों में इन लोगों को डाल के साल जेलों में रखा गया। और एट द एंड हर रोज हर पेशी के ऊपर उन लोगों के वकला कोर्ट में यही मुतालबा करते रहे कि नैब को कहें तो सबूत तो दें, बगैर सबूत के बंदा अंदर किया हुआ है। दुरुस्त है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलाल साहब। आखिर में सबकी जमानतें इसी बेस पे हुई, बिल्कुल। साल बाद भी सबूत नहीं दे सका, लेकिन क्या वजह थी, क्यों इतना अच्छा वो अंदर है, सबको पता था, सबको मालूम था। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया बात के लिए। तो फिर इंशाल्लाह जमत देंगे आपको। बहुत शुक्रिया बिलाल डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि जहांगीर साहब की नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया, और उसमें वो चेहरे भी शामिल हैं जो न सिर्फ इमरान खान, पीटीआई, बल्कि सियासत को भी खैराबाद कहा था कि हम मज़ीद सियासत नहीं करना चाहते। लेकिन 4-5-6 दिन बाद ही वो तमाम चेहरे जहांगीर साहब की इस पार्टी में शामिल हैं। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना की मान।